नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 24 अक्टूबर और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है? असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दे, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप असफल होते हैं तो यह आपको सीखने और सुधारने का मौका देता है। हर असफलता से प्रेरणा लेकर आप मजबूत बनते हैं और अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं। इसलिए हार को डर या अंत न समझें, बल्कि उसे अपनी मंजिल की राह की सीढ़ी बनाएं। सपनों को पूरा करने का रास्ता कठिन होता है, लेकिन असफलताओं से सीखकर जो निरंतर कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है और आखिरकार सफल होता है। यही जीवन की असली सीख है। अब देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, जापान भारत समुद्री अभ्यास जमैक्स पहली बार किस वर्ष शुरू हुआ था? आपके ऑप्शंस थे ए 2010, बी 2012, सी 2014 या डी 2016। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी 2012। आप इसके एक्सप्लेनेशन को आप हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं, जहां हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया है। और अब इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है कि अमेरिका ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये पूरी खबर क्या है, हम इसे समझते हैं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों, जिसमें कि रोसनेफ्ट और लुकोइल शामिल है, इस पर प्रतिबंध लगाया है। और इसका सीधा सा उद्देश्य है मॉस्को के यूक्रेन युद्ध को वित्त पोषित करने वाली कंपनियों के लेन देन को रोकना। हालांकि इस फैसले के बाद वैश्विक तेल कीमतों में 3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसी के साथ अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कंपनियों को 21 नवंबर तक समय सीमा दी है कि वो जो है कि रूसी तेल उत्पादकों के साथ अपने लेन देन को बंद कर दे। हालांकि इस पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया बताई है, जिसमें भारत ने रूस से तेल खरीदने में कटौती करने पर सहमति जताई है। और ट्रंप ने ये भी कहा है कि भारत साल के अंत तक आयात को रूस से लगभग शून्य कर देगा। हालांकि भारतीय रिफाइनर कंपनियां जो हैं, जिनमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं, ये नए अमेरिकी दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्गठन और आयात में कमी कर रही हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया है। हालांकि इस पे रूस का एक बार परिदृश्य क्या है वो भी देख लेते हैं। तो रूस की तेल और गैस राजस्व जो है वो वर्तमान में वर्ष दर वर्ष जो है वो 21% कम है। और यूक्रेन में युद्ध के लिए धन का ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जो अपने चौथे वर्ष में है। और युद्ध के लिए बजट का लगभग 25% यहीं से आता है। इसी के साथ अमेरिका चीन को भी रूस से तेल खरीद रोकने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, अमेरिका का ऐसा कहना है। अब बात करें रिलायंस की, तो जामनगर में विश्व का जो सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स रिलायंस है, उसने रोसनेफ्ट से प्रतिदिन लगभग 5 लाख बैरल तेल खरीदा था। और अब कंपनी रूसी तेल के आयात को घटाने या रोकने की योजना बना रही है, जिससे कि रोसनेफ्ट के साथ समझौते को रोकना शामिल है। तो अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है, केरला गवर्नमेंट साइन अप फॉर पीएम श्री फंड्स, यानी केरल सरकार ने पीएम श्री योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। तो केरल सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण योजना यानी पीएम श्री के तहत सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 1446 करोड़ रुपए का फंड हासिल किया है। और इस योजना का उद्देश्य है स्कूलों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को आधुनिक बनाना। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं पीएम श्री योजना के बारे में। तो इसका पूरा नाम जो है वो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना है। अब एक बार देख लेते हैं कि ये स्कीम क्या है। तो सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री योजना को मंजूरी दी थी। और आपको बता दें कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य है देश भर के कुल 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा इसके तहत। और स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के अनुरूप मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। वहीं विशेषताओं की बात करें तो शिक्षा का आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका प्रदान करना। और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देना है। और इस लिहाज से ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अब एक बार इस सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। तो इसका आयोजन की बात करें तो ये 47वां वार्षिक आसियान शिखर सम्मेलन है, जो कि 26 से 28 अक्टूबर 2025 को
कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित की जाएगी। और आपको बता दें कि आसियान जो है वो 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। अब बात कर लेते हैं भारत अमेरिका संबंध और उनके बीच में जो भी व्यापार वार्ता हुई इसके बारे में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच जो है वो दीपावली पर फोन पर वार्ता की गई, जिसमें कि ट्रंप के अनुसार जो पूरी बातचीत हुई उसका जो केंद्र बिंदु था वो व्यापार समझौता, रूसी तेल आयात और पाकिस्तान के साथ युद्ध न होने पर केंद्रित था। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है, लेकिन भारत पर जो अमेरिकी टैरिफ के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण देखने को मिले हैं। अगर इसके पूर्व संदर्भ की बात करें तो इससे पहले मोदी को अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अमेरिका के द्वारा मध्यस्थता करने के लिए निमंत्रण मिला था, लेकिन भारत ने अपने प्रतिनिधि वहां पर भेजे थे। अब अमेरिका और भारत के बीच कई स्तरों पर बातचीत हुई और देखते हैं कि नतीजा क्या होता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, ट्राई सर्विसेज टू गेट सिस्टम प्लेटफॉर्म फॉर 79,000 करोड़ रुपीज। यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में सेना, नौसेना और वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 79,000 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों की एक श्रृंखला को मंजूरी दे दी है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो तीनों सेनाएं हैं उनकी मारक क्षमता, गतिशीलता और खुफिया या इलेक्ट्रॉनिक सेंसरिंग क्षमता को बढ़ाना, और इसके साथ साथ आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा दिया जाना है। तो अब एक एक करके ये जो तीनों सेना हैं उनके लिए कौन कौन सी परिचालन क्षमताओं को मंजूरी दी जानी है, इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब डिस्कस कर लेते हैं कि सेना के लिए कौन कौन सी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो सेना के लिए नाग मिसाइल प्रणाली की बात करें तो ये बख्तरबंद वाहन है, बंकर और किलेबंद ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। वहीं दूसरा है ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ELINT सिस्टम, जो कि 24/7 इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी देता है। इसके साथ ही अगला है हाई मोबिलिटी व्हीकल प्लस मटेरियल हैंडलिंग क्रेन्स, जो कि चुनौतीपूर्ण इलाकों में रसद या आपूर्ति क्षमता बढ़ाता है। अगला है नौसेना के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग्स यानी कि LPD है, जो कि उभयचर युद्ध क्षमता थल सेना और वायुसेना के साथ संयुक्त अभियान है। वहीं 30 mm सतह तोपें, 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट यानी स्मार्ट गोला बारूद भी इसमें शामिल है। इसके अलावा एडवांस लाइट वेट टॉर्पेडोस यानी ALWT भी है, जिसमें कि जो कि पारंपरिक परमाणु और छोटी पनडुब्बियों के खिलाफ काफी सक्षम है, काफी सक्रिय है। और अगला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, जो कि लक्ष्य को पहचानता है और उसकी निगरानी करता है। और इसी के साथ अगला और अंतिम है वायुसेना के लिए भी हम देख लेते हैं। तो कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन या डिस्ट्रक्शन सिस्टम, जो कि स्वायत्त टेक ऑफ और लैंडिंग कराता है, नेविगेशन, लक्ष्य पहचान और पेलोड वितरण करता है। और इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता को भी बढ़ाना है। हालांकि इन सब से सेनाओं की मारक क्षमता और प्रतिक्रिया समय में वृद्धि होगी, साथ ही साथ थल, समुद्र, वायु के जो संयुक्त अभियान है उसमें बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी देखने को मिलेगी। और जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा इसके। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इससे आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक जो है 16 से 17 अक्टूबर 2025 को थिम्पू, भूटान में आयोजित की गई थी। वहीं अगर नेतृत्व की बात करें तो इसमें भारत से डॉक्टर राजेंद्र कुमार सचिव और भूटान से इसका नेतृत्व किया था श्री सोनम वांग्यल, सचिव गृह मंत्रालय के। अब देख लेते हैं कि जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें शामिल प्रमुख विभाग कौन कौन से थे। तो इसमें शामिल थे सशस्त्र सीमा बल, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, दूरसंचार विभाग, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी और असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। हालांकि दोनों जो पूरा डिस्कशन है उसका मुख्य चर्चा का विषय जो है वो था द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन के मुद्दों की इसमें समीक्षा की गई, जिसमें कि मोबाइल सिग्नल स्पिल ओवर, एकीकृत चेक पोस्ट के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई, बाउंड्री पिलर का रखरखाव और सीमा पार आवाजाही भी शामिल थी। और इसी के साथ साथ जो पूरी चर्चा हुई उसमें भूटान पुलिस के लिए क्षमता निर्माण पर भी बातचीत की गई।
हालांकि दोनों देशों ने संरक्षित और समृद्ध सीमा क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का अपना संकल्प भी दोहराया और इसी के साथ भारत और भूटान ने पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता भी जताई है, जिससे कि दोनों देशों के संबंध और बेहतर देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न देख लेते हैं। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है ए थिम्पू, बी पारो, सी वांगडू या डी नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।